नमस्कार। द डेजर्ट एक्सप्रेस के इस चुनावी रण के अंदर मैं मनीषा शर्मा, आपकी दोस्त और होस्ट, आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको हर बार एक चुनावी शख्सियत से मिलवाती हूँ, तो आज भी मैं आपको एक खास व्यक्तित्व से मिलाने जा रही हूँ। ये खास व्यक्तित्व है डॉक्टर विकास चौधरी का, जिन्होंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। विकास चौधरी के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। विकास चौधरी ने अपना राजनीतिक करियर एक छात्र नेता के तौर पर शुरू किया था। ये एमडीएस यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और इसके बाद इन्होंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस बार टिकट नहीं दिए जाने पर डॉक्टर विकास चौधरी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो खुलकर स्वागत कीजिए डॉक्टर विकास चौधरी का। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते। द डेजर्ट एक्सप्रेस के खास शो में। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। विकास जी, आपके जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप एक छात्र नेता रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि छात्र नेता से लेकर विधायक पद के प्रत्याशी तक का सफर आपका कैसा रहा? निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय में हम छात्र राजनीति कर रहे थे। हमने छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी, छात्रों के लिए संघर्ष किया। उसका परिणाम था कि उन्होंने 2011 में मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। तब से हमने नौजवानों को लेके, किसानों को लेके, आम जन तक हम कैसे गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करें, उस ध्येय को लेके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास जी, गरीब को गणेश मानने की जो आपकी विचारधारा है, अब आपने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कितना मेल खाती है, कितनी आपको समानता लगती है कि आपकी विचारधारा जो है गरीब तक पहुंचने की, गरीब की सेवा करने की, वो कांग्रेस पार्टी से कितना मैच हो रही है? निश्चित तौर पर मैं जिस प्लेटफॉर्म पर पहले काम करता था, तो वहाँ भी मैंने पूरी निष्ठा निभाई, पूरी ईमानदारी से काम किया, मेहनत की। लेकिन मेहनत को देख नहीं पाए, दरकिनार किया। एक तरफ वो बात करते थे कि हम नौजवानों को लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक नौजवान का टिकट काट के यहाँ के सिटिंग एमपी जो 70 वर्ष से ऊपर है, उनको टिकट दिया है। तो उनकी कथनी और करनी में फर्क लगा। वहाँ के सारे रास्ते हमारे को बंद दिखाई दिए। तो हमने नई राह कांग्रेस परिवार के साथ चुनने का फैसला किया। हमारे सब परिवार के लोगों ने बैठ के, और पिछले 15 दिन से मैं लगातार लोगों के संपर्क में था, संवाद था। जिस प्रकार से नौजवानों का उत्साह, किसानों का मेरा साथ और मातृशक्ति का जिस प्रकार से आशीर्वाद रहा, तो उन्होंने कहा कि हमारे को जन सेवा हमारा ध्येय है और जन सेवा हम कांग्रेस पार्टी के साथ रह के करेंगे। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने यहाँ अनेक योजनाएं लेके आए, आज 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज हो रहा है। अनेकों योजनाएं, अभी सिलेंडर गैस गहलोत साहब ने बहुत सस्ता किया है। उसके अलावा जिस प्रकार से गहलोत साहब की योजनाएं, महंगाई राहत कैंप से लगाकर अनेकों योजनाएं जो नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम करती, किसानों को सशक्त करने का काम कर रही थी, उन योजनाओं को हम जोड़ के 2023 में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने का काम करेंगे। जनसेवा आपका लक्ष्य रहा है, जैसा आपने बताया। जब आपको टिकट नहीं दिया गया, युवा चेहरे को नज़रअंदाज किया गया, तो आपको लगता है कि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं सांसद भागीरथ चौधरी। अब यदि पार्टी उनको टिकट दे रही है, तो दिख रहा है कि उन्होंने आपको दरकिनार कर दिया, एक युवा नेतृत्व को दरकिनार कर दिया। तो इसका नुकसान पार्टी को मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? जी, वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े, उनको अभी अहंकार है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, वो देख नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता अब इस बार उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस प्रकार से देश में जो माहौल बना रहे हैं, उस माहौल के खिलाफ अब आमजन खड़ा हो गया, जवान किसान खड़ा हो गया, महिलाएं खड़ी हो गई है। तो निश्चित तौर पर उनके फैसले एक अहंकार रूप में लिए गए हैं, किसी कार्यकर्ता की कदर नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में वहाँ रोष है। मैं 2018 में यहाँ विधायक प्रत्याशी के रूप में आया, तो इन्हीं लोगों ने इस्तीफे दिए, इन्हीं लोगों ने पार्टी की उस समय निंदा की, और अब यही लोग वहाँ रेवड़ियाँ बांटते फिर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं 25 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो झुंझुनू में सभा थी, वहाँ ज्वाइन किया, तो मैंने देखा वो जिस प्रकार से उनके शब्द थे, वो सच्चाई के शब्द थे। हमारे जिस प्लेटफॉर्म पहले काम करते थे, वहाँ लच्छेदार थे। वो अच्छा भाषण बोलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये सच्चाई बोलने में विश्वास करते हैं। तो हम सच्चे लोगों के साथ हैं इस बार। आप
जब आपको टिकट नहीं दिया गया, आप भावुक भी काफ़ी हुए थे और आपने एक बात कही थी कि मैं जो भी फैसला लूँगा, वो अपने समर्थकों की राय से लूँगा। तो आपने ये जो कांग्रेस पार्टी जॉइन करने का निर्णय लिया है, ये आपका फैसला था या आपके समर्थकों ने आपको इसमें समर्थन दिया और ये आपके समर्थकों का मिला-जुला फैसला था जिन्होंने आपको आपके फैसले में सपोर्ट किया? जब से 9 तारीख को मेरा उन्होंने टिकट नहीं दिया, उसके बाद से लगातार लोग यहाँ आ रहे थे। दूसरे दिन हमने यहाँ सबसे संवाद किया। उसके बाद लगातार 13, 14, 15 दिन में फील्ड में रहा, हर ग्राम पंचायत में रहा, शहरी क्षेत्र में रहा, सब लोगों से बात की, संवाद किया। हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक व्हाट्सएप नंबर हमने रिलीज़ किया कि इस पे आपका सुझाव और आप जो भी निर्णय हमें करना है। तो हमारे को लगभग 23,000 से ज़्यादा मैसेज प्राप्त हुए थे। उसकी हमने 3-4 दिन में छँटनी की और उनमें सबसे ज़्यादा मैसेज यही था कि हमें इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है, कांग्रेस परिवार के साथ जुड़ के। जिस कांग्रेस परिवार ने जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश की आज़ादी से लगाकर अभी तक अखंडता बनाए रखने में जिसने भूमिका निभाई, राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो जो यात्रा निकाली, उससे भी हमारे नौजवान काफ़ी प्रभावित है। गहलोत साहब, सचिन जी, डोटासरा जी की जो योजनाएं 2023 तक रही, 18 से 23, उन योजनाओं से नौजवान प्रभावित है। और गहलोत साहब की गवर्नमेंट ने हमेशा ही गरीब का भला करने का काम किया। बीजेपी ने जिताऊ उम्मीदवार का जो कंसेप्ट अभी लिया है, उसमें इन्होंने कई सारे विधायकों और सांसदों को रिपीट किया है। ये चेहरे रिपीट किए गए हैं और अगर देखा जाए तो इनमें जो युवा नेतृत्व है उसकी काफ़ी कमी है, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो वरिष्ठ नेता हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, प्रदेश की सरकार चुनी जा रही है, तो युवाओं को जिस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इसका नुकसान अब जो नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें बीजेपी को देखना पड़ेगा? अब उनको कुछ दिख नहीं रहा है ना, उनको सत्ता का सुख दिख रहा है, ऊपर से हर चीज़ वो केंद्र पे कर रहे हैं कि वो केंद्र वाले जो कहेंगे वो सही होगा। ऐसा नहीं होता। राजस्थान में भी वहाँ लीडरशिप थी, उन लीडरशिप को उन्होंने दरकिनार किया, नौजवानों को दरकिनार किया और बड़े गंदे तरीके से दरकिनार किया। हमारे से कोई बात नहीं की। जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो ये माननीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बन के आ गए। सिटिंग एमपी रहते हुए आप बताओ, आप अजमेर से आते हैं। पौने 5 साल में उन्होंने एक संसद की टेबल ठकठका के ये कहा कि अजमेर में ये काम होना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट में यहाँ सुंदर एयरपोर्ट बना, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, किशनगढ़ में बनी। हम सौभाग्यशाली है कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन आज एयरपोर्ट पे एक भी फ्लाइट चल रही है क्या? ये लोग कुछ भी नहीं करा पाए, न बोल पाते हैं, न कुछ कह पाते हैं, न योजनाओं का कोई यहाँ लाभ दे पाते हैं। ये केवल यहाँ जमीनों के भूमाफिया के रूप में मतलब काम ये करने डमी हैं। नेता के तौर पर हैं जो कि सिर्फ नाम का नेता है, काम का नहीं है, ऐसा? मैं पर्सनली उनकी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मेरे पिता तुल्य है, बुजुर्ग है। हम्म। परंतु अब यहाँ युवा नेतृत्व की जरूरत है, ना केवल किशनगढ़ को, अजमेर को, पूरे राजस्थान को। यूथ एक आसानी से नौजवान की बात समझ सकता है, यहाँ की समस्याओं को समझ सकता है, वो रोड मैप तैयार कर सकता है, आने वाले भविष्य की परवाह कर सकता है। और यदि कोई मेहनत करने वाला ईमानदार आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा कोई मेहनत करे, चाहे वो कोई सा फील्ड हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र में लोग कम आ रहे हैं तो हम वहाँ नई लीडरशिप देने की बजाय इन प्रकार के लोगों को, जो सिटिंग एमपी है, एमपी रहते हुए कुछ उनकी उपलब्धि नहीं है, न वो केकड़ी को संभाला उन्होंने, न दूध को संभाला, न मसूदा को संभाला, किशनगढ़ में केवल जमीनों का काम किया। उन लोगों को बार बार केवल पैसे के दम पर उनको आगे बढ़ाया जाए तो फिर वहाँ हमारे रास्ते बनते। और वहाँ अभी भी मेरे जो पूर्व परिवार के सदस्य हैं, वो मेरे से सब लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि हम इनको सबक सिखाएंगे, हम सबक सिखाएंगे। मैंने कहा नहीं सिखाओगे तो फिर आप लोगों को कैसे मौका मिलेगा? इनके बेटे तैयार है, इनकी नई विरासत ये लोग तैयार है, जो अनमेच्योर लोग हैं वो लोग यहाँ राज करेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी संगठन का भला होने वाला नहीं है। अभी जो हालात हैं, उनको अगर ध्यान में रखा जाए, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति ग्राउंड लेवल पर अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा मजबूत है क्योंकि अगर पौने 5 साल का अगर आप देखो, आप 5 साल करीब हो जाएंगे, तो इन 5 सालों में कांग्रेस के काफ़ी सारे मतभेद भी खुलकर सामने आए हैं, ना सिर्फ प्रादेशिक स्तर पर, जिला स्तर पर भी काफ़ी सामने आए हैं। तो आपको लगता है कि इन सबको दरकिनार करके भी ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस की स्थिति वाकई में मजबूत है? अ, कुछ काम करने की हमारे को ज़रूरत है। जो प्रदेश नेतृत्व और हमारा शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। हमारा प्रमुख लक्ष्य यही रहेगा कि किशनगढ़ में कांग्रेस की सरकार यहाँ अच्छे मतों से ये जीतें। जिले में हम 8 विधानसभाओं पे कांग्रेस के कैंडिडेट जीते और राजस्थान में फिर से सरकार रिपीट हो। संगठन में कुछ कमियां देखो रहती है लेकिन उनको सुधार करेंगे। यहाँ
कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं को हमें एकजुटता और साथ लेके चलने का केवल इतना सा काम करना है, जो हम सब मिलके कर रहे हैं। मैंने परसों कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद लगातार मैं वरिष्ठ लोगों से मिल रहा हूँ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ, उनसे दिशा निर्देशन प्राप्त करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इनके घर जो ईडी का छापा पड़ा है, तो आपको लगता है कि इस तरह के अगर छापे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के घर पर अगर पड़ते हैं तो उससे कांग्रेस की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, या आप सिर्फ इसको एक साजिश मानते हैं प्रतिष्ठा खराब करने की? निश्चित तौर पर राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है, चुनावों में राजस्थान आ गया है। चुनावों के समय में यदि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर ईडी जैसे ये छापा पटक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में हार मान ली है, हार स्वीकार कर ली है, और उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि एक किसान का बेटा प्रदेश अध्यक्ष है जो लगातार बोल रहा है, नौजवानों की आवाज़ उठा रहा है, किसानों की आवाज़ उठा रहा है, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये लोग हम नौजवानों के और किसानों के विरोधी लोग हैं, ये लोग हमको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जो कि आपने मेरा उदाहरण देख लिया होगा, मैंने वहाँ इतनी निष्ठा के साथ काम किया, तो आप कह रहे आप भावुक हुए, तो स्वाभाविक था हमारा भावुक होना, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हमारे को दरकिनार करेंगे, इस तरीके से हमारे को उस प्लेटफार्म से ये उठा के फेंक देंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कांग्रेस परिवार ने मुझे मुझे हाथ आगे किया, मेरे से हाथ मिलाया, और मैं अब पूरी निष्ठा के साथ उस हाथ को मजबूत करने का काम करूँगा। देखिए, आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से भी, ठीक है। आपने बीजेपी छोड़ी है, कांग्रेस में आए हैं, आपकी कहीं ना कहीं उम्मीदें होंगी कि जनसेवा करने के लिए कांग्रेस आपको मौका दे, टिकट दे। लेकिन कांग्रेस में ऑलरेडी किशनगढ़ से कई सारे दावेदार हैं, जिनमें एक नाम नाथूराम सिनोदिया का भी है, जो अपने आप में कांग्रेस के अंदर एक बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं। तो आपको लगता है कि आपकी जो टिकट की दावेदारी रहेगी वो इनके सामने मजबूत होगी? निश्चित तौर पर नाथूराम जी सिनोदिया हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे अभिभावक हैं। वो जिलाध्यक्ष भी लंबे समय तक रहे हैं, यहाँ से 2 बार विधायक भी रहे हैं, 4-5 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो उनका अनुभव निश्चित तौर पर कांग्रेस के परिवार को मजबूत करेगा, और एक अभिभावक के तौर पर हम उनको आगे लेके इस कांग्रेस के कुनबे को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम सबका एक ही लक्ष्य रहेगा कि कांग्रेस किशनगढ़ में कैसे जीते। पिछली बार कांग्रेस यहाँ काफ़ी पिछड़ गई थी, लेकिन इस बार हम संगठित होके हम सब कांग्रेस जनों को, वरिष्ठ जनों को, हमारे अभिभावक जनों को साथ लेके, प्रमुख ध्येय हमारा ये है कि कांग्रेस यहाँ से जीते, अजमेर जिले में कांग्रेस जीते, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। किसान का बेटा, आपकी पहचान किसान के बेटे के तौर पर है। आप छात्र नेता भी रहे हैं, इसलिए युवा वर्ग से भी जुड़े रहे हैं। तो अगर आपको टिकट मिल जाता है, तो मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, कि मैं ये जानना चाहूँगी कि जो जनता है वो अपने मूड के हिसाब से पार्टी को देखकर वोट करेगी या विकास चौधरी का चेहरा देखकर वोट करेगी? कांग्रेस प्लेटफार्म बड़ा प्लेटफार्म है, यहाँ उनका बड़ा जनाधार है, बड़ा वोट बैंक है। हमारा पहला लक्ष्य में, मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि हमारा पहला लक्ष्य उनको एकजुट करने का है, उनका मान सम्मान करने का, मान मनोबल बढ़ा के एकजुटता के साथ बढ़ने का है। और निश्चित तौर पर मैंने लोगों की आत्मा में बसने का काम किया, उनके सुख दुख में खड़े रहने का काम किया, उनके पीड़ा तकलीफ में सबसे पहले खड़े होने का काम विकास चौधरी ने किया है। चाहे टोल टैक्स पे कर्मचारियों की हड़ताल हो, सबसे पहले धरने में बैठने वाला विकास है। अस्पताल में किसी समस्या को लेके धरने पे बैठने वाला विकास है। जलदाय विभाग हो चाहे बिजली विभाग हो, सबसे आगे खड़े रहने वाला मैं हूँ। उनको लगता है कि नौजवान है, पढ़ा लिखा है, और कम से कम अपना अपना अच्छा सोच सकता है, अपना अच्छा रोड मैप तैयार कर सकता है, अपना भविष्य को सुनहरा बना सकता है। हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ के, जो मेरा परिवार है, जो मेरे को एक भाई की तरह आशीर्वाद देते हैं, पिता के समान मुझे उनका अनुभव देते हैं, उन सभी अनुभवी लोग जो उस प्लेटफार्म थे, वो सब लोग मेरे पास आ चुके हैं, मेरे साथ मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं, और उन्होंने कहा जो राह आपने अपनाई उस राह पे हम आगे बढ़ेंगे। और एक आम जन की को समस्या है, उन समस्याओं को हम इस प्लेटफार्म के माध्यम से उठाएंगे और कांग्रेस परिवार को आगे लेके जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ सरकार रिपीट होते ही 2024 में राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के हाथ दिल्ली में मजबूत। विकास जी, आपके साथ में अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जनता का सैलाब आपके साथ में चल रहा है, जनता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको। तो जब आप कदम रख चुके हैं, आगे बढ़ा चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये जो सफ़र है वो जीत तक पहुंच जाएगा अब?
राजनीति क्षेत्र में जनता ही सब कुछ है। जैसा ही इन्होंने एक फरमान जारी किया कि विकास को टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद से लोगों ने जो आत्मीय प्यार मुझे दिया वो मुझे बड़ा भावुक करने वाला था, और एक स्वाभिमानी कार्यकर्ता के लिए वो बड़ा आशीर्वाद तुल्य था। वही मुझे जिंदा रख रहे हैं, वही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और 15 दिन लगातार लोग बिना खाए दौड़ रहे हैं, बिना सोए दौड़ रहे हैं। उनका उत्साह देखते ही बनता है। वो उत्साह मैं कभी कम नहीं होने दूंगा। किसान वर्ग से लगा के व्यापारी वर्ग से नौजवान जिस प्रकार से उमड़ रहे हैं, जिस प्रकार से वो आशीर्वाद देने जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, जो न केवल इस राजस्थान को मैसेज दे रहा है बल्कि दिल्ली में बैठे उन फरमानों को भी मैसेज दे रहा है कि आने वाले समय में आपके उल्टे दिन चालू हो गए। विकास जी, आप एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं जो कृषि के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो यानी आप धरातल से भी जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो जो कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता हैं या पुराने कार्यकर्ता हैं, आपको लगता है आप अभी जब नए नए कांग्रेस में आए हैं तो इन पुराने कद्दावर नेताओं का, पुराने कार्यकर्ताओं का आपको समर्थन मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी उम्मीदें टिकट को लेकर जुड़ी हुई हैं, तो ये आपको सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है कि अब जब आप नए कदम रखे हैं पार्टी के अंदर तो ये पुराने लोग भी आपके काफिले में उसी तरह शामिल हो जाएंगे? ये जायज़ बात है, और मैं ग्राउंड लेवल पे इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। उनकी भावनाएं भी रहती है, उनकी आशाएं भी रहती है। उन आशाओं को हम नई दिशा देंगे। हम साथ मिलके, हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि किशनगढ़ में कांग्रेस कैसे जीते। उसके लिए उनका साथ, उनका मार्गदर्शन, उनका जो भी संदेश है उस संदेश को हम आगे बढ़ाएंगे। उन सब लोगों को साथ लेके, उनका भी एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस कैसे जीते। तो हमारा लक्ष्य एक है, ध्येय एक है, तो उस पर हम सबको मिलके एकजुटता के साथ चलना है। एकजुट करने की हमारी जो वो है, उसी को हम पूरा करना है कि कैसे एकजुटता से कांग्रेस परिवार साथ रहे। उनको साथ लेके, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके नई दिशा हम प्रदान करें कांग्रेस को। ये थी खास मुलाकात डॉक्टर विकास चौधरी के साथ, जो संगठन को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर विकास चौधरी जिनका उसूल है सबको साथ लेकर चलने का। डॉक्टर विकास चौधरी जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी में युवा नेतृत्व को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इन्होंने अपनी जो विचारधारा थी, जो अपने विचार थे और जनता के साथ ये किस तरह से रूबरू हैं, वो सब आपके सामने खुलकर रखा है। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा।